सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल तक आपने वसंत का पाठ किया, पाठ 5। जब तक आप वसंत का प्रश्न उत्तर और अभ्यास पत्र पूरा करते हैं तब तक हम इतने में व्याकरण के पाठ को दोहराते हैं। ठीक है बेटे। तो व्याकरण में आज हम करेंगे पाठ 3। पाठ 3 जो है वो है शब्द विचार। पहले आपने वर्ण विचार किया, भाषा पे विचार किया, तो अब हम इस पाठ में करेंगे शब्द विचार। तो आइए जानिए कि शब्द क्या है। देखो, वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। शब्द बना किससे? वर्णों से। वर्णों को जब हम मिलाकर लिखते हैं तो वो एक शब्द कहलाता है ना। तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है। अब ये भी ज़रूरी है कि वही शब्द कहलाएगा जो एक निश्चित अर्थ देगा, है ना। तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। अब हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को जितने अधिक शब्दों का ज्ञान होता है ना, उसे उस भाषा का अच्छा ज्ञाता माना जाता है। यानी कि जितना हमारा शब्दकोश बड़ा होगा हम उतना उस भाषा के अधिक ज्ञानी कहलाएंगे। तो चलिए पहले हम इस पाठ को अपनी पुस्तक से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, परिभाषा आपने की है ना, अब हम पुस्तक से करेंगे। यस बच्ची, पुस्तक का पृष्ठ संख्या 19, पाठ 3 शब्द विचार। देखो बेटे, आपको पुस्तक में ये एक वर्ग पहेली बनी हुई है। ठीक है, तो अच्छा तो यही है कि बेटा सभी बच्चे अपनी अपनी बुक को अपने साथ खोल कर बैठें। ओके, आप इस वर्ग पहेली में देखें, कुछ शब्द बनाए गए हैं। हल, लड़का, काजल, मखमल, कल, दल और ये कालीन। देखो और भी बहुत सारे शब्द हैं आसपास, है ना। ये देखो, ये लज, ये जप, भस है, पज। लेकिन क्या है कि जिन शब्दों को ये आपने, ये लाल रंग के गोले लगे हुए हैं, इन शब्दों को जब हम पढ़ें तो इनका एक अर्थ निकल रहा है ना। और बाकी हम शब्दों को देखें जोड़े तो शर, कश, कश, तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, तो देखो हम पढ़कर देखें कि बच्चों ऊपर दी गई वर्ग पहेली में कुछ वर्ण आपस में मिलकर शब्द रचना कर रहे हैं जो कि सार्थक शब्द हैं, किंतु कुछ वर्णों के मेल से सार्थक शब्दों की रचना नहीं हो रही है। ये सारे जो लाल गोले में हैं ये सार्थक शब्द हैं, लेकिन दूसरे किसी शब्द को आप मिलाकर देखो तो उनको क्या है, सार्थक शब्द की रचना नहीं होती है उससे। वास्तव में अगर देखा जाए तो हम उन्हें शब्द कहते ही नहीं जिनका कोई अर्थ ना हो। कहते जो निरर्थक होते हैं उन्हें हम शब्द नहीं कहते। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द क्या है, वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। ठीक है ना, कि जब हम वर्णों को मिलाकर लिखें तो उनका जो अर्थ निकले तब वो शब्द है, और अगर उस वर्णों को मिलाने पर उस शब्द का कोई अर्थ नहीं है तो वो शब्द हम नहीं कहते, वो निरर्थक है। देखो बेटा, किसी भाषा को पूर्ण मतलब पूरा बनाने के लिए और समृद्ध, मतलब उसको समृद्ध बनाने के लिए अनेक प्रकार के शब्दों की आवश्यकता होती है, क्योंकि शब्दों की कमी भाषा को असमर्थ कर देगी। यदि किसी भाषा में शब्दों की कमी होगी तो वह विचारों का आदान प्रदान ठीक से नहीं कर पाएगी। ऐसे ही है ना कि मान लो हम अपने मन के भावों को व्यक्त करना चाहते हैं, ठीक है, और अगर हमें पता ही नहीं कि हमने अपने भाव के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करना है, तो क्या हम उस भाव को बता पाएंगे, अपनी उस फीलिंग्स को किसी को बता पाएंगे? नहीं ना। तो इसी तरह से कि अगर भाषा के शब्दों में कमी होगी
तो उस भाषा में विचारों का आदान प्रदान ठीक से नहीं हो पाएगा। तो शब्दों की दृष्टि से हिंदी भाषा समृद्ध एवं समर्थ भाषा है। कहते हैं अगर शब्दों की दृष्टि से देखा जाए तो जो हिंदी भाषा है वो पूरी तरह से समर्थ है और समृद्ध भाषा है। हिंदी भाषा में अनेक प्रकार के शब्द हैं, बहुत से शब्दों का प्रयोग करते हैं हम। अध्ययन की सुविधा के लिए, कहते हैं पढ़ने की सुविधा के लिए इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। किसे? शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। शब्दों के भेद, विकार के आधार पर शब्द भेद रहा है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, उसके बाद है अर्थ के आधार पर शब्द भेद, और रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद, और अंत में है विशिष्टता के आधार पर शब्द भेद। यस बेटा, ये 5 भेद हैं। अब हम एक एक करके इन सभी भेद के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद करवाने जा रही हूँ। चलिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद करते हैं। यस बेटा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति मतलब उत्पन्न होना, कहाँ से आई वो शब्द। देखो बेटे, संसार में जितनी वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई जन्म स्थान जरूर होता है। जैसे हम एक बार वृक्ष को ही देख लें। अब हमें पता है ना कि वृक्ष का उद्गम स्थल क्या है। उत्पत्ति वृक्ष की कहाँ से हुई है? धरती से, पृथ्वी से। तो इसी प्रकार भाषा में भी अनेक प्रकार के शब्द होते हैं जिनका उद्गम दूसरी भाषाओं में हुआ होता है। कोई भी भाषा सिर्फ अपनी भाषा से समृद्ध नहीं होती है ना। उसे भाव अभिव्यक्ति के लिए अन्य भाषा के शब्दों को अपनाना ही पड़ता है। इसी तरह हिंदी भाषा में भी संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं से शब्द आए हैं। अतः हिंदी भाषा में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उत्पत्ति के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी या आगत। आगत मतलब आए हुए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं तत्सम। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है जिस रूप में वे होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। सम मैंने बराबर। देखो बेटा, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए और उनका हमने संस्कृत भाषा की तरह ही एज इट इज़ प्रयोग हिंदी भाषा में कर दिया। उनमें कुछ बदलाव नहीं आया, इसलिए सम मैंने बराबर। जैसे संस्कृत भाषा में थे वैसे के वैसे हमने उनको हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया, तो वो शब्द हो गए हमारे तत्सम शब्द। ठीक है, हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं और जिनका प्रयोग ठीक उसी प्रकार ही हिंदी में होता है जैसा संस्कृत में होता है, तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, मयूर, दंत, ग्राम, नृत्य, ऐसे और शब्द आते हैं बेटा, दुग्ध, गृह, सर्प, अग्नि आदि। नंबर 2 पर आते हैं बेटा तद्भव। संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। कहते हैं तद्भव। तद मैंने उससे, भव मैंने होना, उससे होने वाला। मतलब संस्कृत के शब्दों से जो हमने परिवर्तन करके उसको हिंदी में प्रयोग किया वो शब्द हमारे कहलाए तद्भव शब्द। अब तत्सम तो संस्कृत में जैसे प्रयोग कर रहे थे वैसे ही हमने हिंदी में कर दिए, और तद्भव जो संस्कृत में प्रयोग कर रहे थे उसका हमने रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया, वो हमारे शब्द कहलाए तद्भव। देखो उदाहरण के लिए, जैसे चंद्र से चांद, सर्प से सांप, मुख से मुंह, और दुग्ध से दूध, अग्नि से आग, सर्प से सांप। तो ऐसे हमने तत्सम वाले शब्दों को तद्भव रूप जब हमने हिंदी में प्रयोग किया तो क्या किया? चांद, सांप, मुंह, दूध, आग। तो ये शब्द क्या कहलाए? तद्भव शब्द। आए तो संस्कृत से, लेकिन उनमें हमने परिवर्तन करके हिंदी में इसका प्रयोग कर लिया। नंबर 3 पर आते हैं देशज। ऐसे क्षेत्रीय शब्द
जो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं वे देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। देखो बेटा, भारत जो है ना वो विभिन्न बोलियों एवं क्षेत्रों का देश है। यहाँ पर तरह तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं और इन बोलियों में प्रचलित बोलचाल के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है वे शब्द ही देशज शब्द कहलाते हैं। देश और देश प्लस देश, देश में ज मैंने जन्मा हुआ। जो शब्द दूसरी बोलियों से, आम बोलचाल की भाषा की बोलियों से हमारे ही देश में उत्पन्न हुए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कड़क, फुनगी, गाड़ी, फटाफट, लोटा, चारपाई, झोला, दाना पानी, खुरपी, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। वही शब्द जो है वो देशज शब्द कहलाते हैं। जो हमारे ही देश में अन्य क्षेत्रीय बोलियों से उत्पन्न हुए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। अब लास्ट में आते हैं विदेशी शब्द। आगत मतलब आए हुए, जो दूसरी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं या हिंदी भाषा ने उन दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर समा लिया, अपना लिया, ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में आए अन्य देशों के शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। बेटा, हिंदी भाषा ने अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाने के लिए समय समय पर विभिन्न विदेशी शब्दों का खुले मन से स्वागत किया और उनको अपनाया। इससे हिंदी भाषा अत्यंत समृद्ध हुई है और आज हिंदी भाषा प्रत्येक क्षेत्र में अभिव्यक्ति में सफल है। जिन भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो भाषाएं मुख्यतः हैं अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, तुर्की। इन भाषाओं के जो शब्द हैं वो हमारी हिंदी भाषा में अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। कुछ उदाहरण हैं इन शब्दों के: हवालात, आईना, कैमरा, चमचा, कूपन। ऐसे ही आप अंग्रेजी के शब्द लिखते हो ना, कप, प्लेट, मॉडल, बस, डॉक्टर, स्टेशन, मशीन, स्कूल, है ना। कुछ हम अरबी भाषा के जो शब्द ज़्यादातर प्रयोग करते हैं: अचार, शादी, खून, अदालत। बहुत से ऐसे शब्द हैं। आपकी बुक में बहुत सारे उदाहरण भी दिए हुए हैं ऐसे शब्दों के, तो आप अपनी बुक में से भी पढ़ें और आप उनको याद भी रखें कि कौन कौन से विदेशी शब्द हैं, कौन से तत्सम शब्द हैं, कौन से तद्भव हैं और कौन से देशज शब्द हैं। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्रैक्टिस से आती हैं, अभ्यास करने से आती हैं, है ना। तो हमने आज जो पढ़ा वो क्या लिखी, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। मैंने आपको इसमें पढ़ाया है, तो आप इन शब्दों को अपनी बुक में से भी अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।